नक्षत्र के तारे और 9 ग्रहों की स्थिति पता करके इस चैनल का वो काल आ चुका है जब हम इंडियन हॉरर सिनेमा की दुनिया में अपने लड़खड़ाते कदम रखेंगे। इस वीडियो में आपको चोटी कटवा दरिंदा, कबूतरी मौन और हिनाटा ह्यूगा का लाइव एक्शन वर्जन देखने को मिलेगा। कुल मिला के मैं इस वीडियो में 7 इंडियन हॉरर फिल्म्स पे टिप्पणी करने वाला हूँ जिसका हमारे सब्सक्राइबर्स ने कभी ना कभी जिक्र किया होगा। तो तुरंत शुरू करते हैं पहली फिल्म वास्तु शास्त्र से। इस फिल्म में वो सारी चीजें हैं जो मैं एक इंगेजिंग पैरानॉर्मल हॉरर से उम्मीद रखता हूँ। हॉरर गिमिक में वास्तु शास्त्र का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, पर उसके बिना भी इसमें अलग लेवल की बोंकरनेस की गई है। बेसिक न्यूटन की फिजिक्स की रेड़ मारी गई है, घर के बाहर अधमरे टहल के चले जाते और शाइनिंग के रेफरेंस के बिना कोई हॉरर मूवी बनी कहा सकती है। वैसे तो इस फिल्म ने काफी क्लासिक हॉरर फिल्म्स को होमाज दिया है, जैसे इविल डेड, नाइट ऑफ द लिविंग डेड, और सबको जोड़ के एक यूनिक देसी हॉरर रूल बना दिया गया है, जिसमें से 2 मुझे काफी पसंद आए। 2 लोग मस्त बैठ के बतिया मस्तिया दिए और अगले पल एक गायब होके कहीं और से प्रकट हो जाएगा, जैसे ये घर रैंडमली रियलिटी को एडिट कर रहा हो। दूसरा गिमिक है कि कैसे इस फिल्म ने ज़ॉम्बी ट्रोप को सुपर नेचुरल टेक दे दिया है। ज़ॉम्बी में मुर्दे जाग उठते हैं, इसमें भाई आंखों के सामने आत्मा शरीर छोड़ के उठ जाती है। इसी के साथ ये रहे मेरे 2 फेवरेट सीन्स। मैं देखो एक बहुत घटिया प्लॉट होल दिखाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। जब भी ये रूह अपना शरीर छोड़ती है तो जिस कपड़ों में वो मरे होते हैं वही पहन के जगते हैं, पर प्रिया राय चौधरी ने मरने के पहले अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, पर उसकी रूह फिर भी ड्रेस पहन के आई। मैं तुम लोगों को छिछोरा लग रहा हूँ, हाँ, पर मैं कहता कि कपड़े उतारने क्यों थे। ऑब्वियसली फिल्म में छिछोरता रखने के लिए, पर उसके कारण अब हॉरर के रूल में साफ गलती दिख गई है। और ट्रस्ट मी, मुझे इस प्लॉट होल से एक लेड़ा भर का फर्क भी नहीं पड़ता है। अगली 3 इंडियन हॉरर थ्रिलर्स मेरे चैनल की मोस्ट रिकमेंडेड मूवीज है और इन्हीं की वजह से ही इस वीडियो का इजाद हुआ है। कौन, कालो और 404 एरर नॉट फाउंड। शुरू करते हैं कालो से। मुझे ये रिकमेंड ना होती तो मैं ये कभी ना देखता, और देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि काश मैं इसे भूल जाऊं, पर मैं फिर भी इस पे सिंसियरली तारीफ और तफरी में बात करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आई कैन सी द इंस्पिरेशन, लेकिन मुझे मॉन्स्टर हॉरर के आइडिया से इतना कोई लेना देना नहीं रहता है। वहां बस 2 चीजें वर्क करनी चाहिए, मॉन्स्टर डिजाइन। तो कालो का डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा है। दूसरी चीज कैरेक्टर ड्रामा। इस जगह ये फिल्म 90% कमजोर है। मैं यहाँ सिर्फ उस 10% की बात करना चाहता हूँ, बस की लास्ट सीट में बैठे 4 लफंगे। अगर ये लोग इस फिल्म में ना होते तो सच में ये मेरे से ना झलती। राइटर ने इनके जरिए प्योर मलिचता दिखाई है। इनका आपस में पहला इंटरेक्शन ही देख लो। गुड्डू भाई, अब तो मम्मी की भी शादी हो रही है, मेरा नंबर आएगा ना? शादी होगी ना मेरी? शादी तो तेरी जरूर होगी बेटा, पर बच्चे हमारे होंगे। और फिर ये देखो इनका चुतियापा। मेरे साथ यही तो परेशानी है ना यार। किसी भी छोरी को लाल जोड़े में चूड़े पहने देख लूँ ना तो मेरे दिल में भी क्षण क्षण होती है इसकी बहन का। रघु, ये जो दूसरी छोरी चड्डी में आई है ना, इसके कपड़ों का सूटकेस घूम गया है, लग गया है। या फिर फैशन होगा आजकल बहन का टका, माँ की, अपने को क्या पता। ऑब्वियसली ये चारों का मरना तय है ही, लेकिन शुरुआत में इनके पीओवी से इनकी लीचड़ता दिखाने के बाद इनके एक दोस्त के मरने पे इन सब का कैरेक्टर डेवलप भी किया गया है, और हैरानी से पूरी कास्ट में सबसे बढ़िया इनका ही किया गया है। रही बात कालो की, तो अगर इसे अभिजीत ने मार दिया है तो दया तो इसको मैन हैंडल कर देगा। मुझे इस फिल्म का डायरेक्शन, एडिटिंग भी काफी कॉम्पिटिटिव, कैंपी और क्लेवर लगी। अभिजीत की एंट्री देखो, बालाजी के सारे इफेक्ट्स जूतों की एक्टिंग दिखाने में लगा दी है। मुझे ओपनिंग क्रेडिट्स में जब पूरे गाँव के लैंडस्केप में कैमरा दौड़ाते, वन ऑफ द कूलेस्ट वे लगा है पूरे सेटिंग को फिल्म से पहले दिखाने का। इसके अलावा काफी छोटी छोटी धाकड़ चीजें भी थी इसमें, जैसे कालो जब बस ड्राइवर को मारती है, पहले उसे उठा के दूर रेगिस्तान में कहीं रखती है, फिर उसका हथियार स्क्रीन में आता है और दोबारा उसी स्पीड में बस की तरफ जाती है। मुझे ऐसे आइडियाज पसंद आते हैं जो 0 बजट में यूनिक तरीके से सीन को सेल करते हैं। इस फिल्म में सारी कैंपी हॉरर फिल्म की तरह कुछ भी लॉजिक चलता है। जिस कबूतरी चुड़ैल ने इन लोगों की बस के अंदर रेड़ मार दी, इन लोग उससे भाग के ऐसे नंगे झोपड़े में शेल्टर लेते हैं, और वियर्डली सच में इधर कालो इनका कुछ नहीं बिगाड़ती। कुल मिला के भूत दीवारों के आर पार हो जाते हैं, इसलिए ऐसी जगह उनसे छुपे जहाँ पे दीवार ही ना हो। अगली फिल्म में छलांग लगाई जाए, 404 एरर नॉट फाउंड। इस फिल्म में जो आइडियाज और थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है वो सच में काफी फैसिनेटिंग है। बिना ज्यादा डीप गए शॉर्ट में बताना है तो मेंटल डिसऑर्डर के कारण किसी को पैरानॉर्मल या भूत दिखने लगे और अब उसकी परसीव्ड रियलिटी और रियल रियलिटी के बीच की लकीर धुंधली हो चुकी है। मेन इस फिल्म का प्लॉट मॉरल स्टैंड पॉइंट से टेल किया गया है कि एक नॉन बिलीवर घोस्ट डजंट एग्जिस्ट की थ्योरी को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकता है, और फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स इसी पॉइंट की ओर जाता है। तो मुझे लास्ट का 30% काफी सही लगा है। क्लाइमैक्स के ट्विस्ट और एंडिंग को बहुत तगड़ी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तुम लोगों ने अगर नहीं देखी है तो मैं इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा। उसके बाद भी
मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा भटकती सी लगी। 70% फिल्म इस चीज में बिताई गई है कि सीनियर्स रैगिंग कर रहे हैं और रैगिंग इज बैड। उनमें से खाली वो बैग लगा के हिप्नोटिज्म को छोड़ के बाकी सारे रैगिंग सीन्स में जीरो टेंशन महसूस हुआ था मुझे। फिर वो पार्ट की हॉस्टल के एक रूम में किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया है तो उसकी रूह वहां पे घूमती है और आधी मूवी इसी में बिता दी गई है कि वो वहां पे असलियत में है या नहीं, जो कि हाँ बढ़िया आइडिया था लेकिन इतना रेपिटेटिव स्केयर गिमिक था उसका। एक चीज होती है कि हाँ फाइनल 30% के लिए सेटअप चाहिए होता है, पर मुझे वो सेटअप भी एटलीस्ट कुछ इंटरेस्टिंग हो, स्केयर के मामले में या फिर कैरेक्टर्स के मामले में। दोनों जगह मूवी मेरे लिए शुरुआत में काफी कमजोर थी। लाइक इस लड़की को ले लो, इसको इतनी बार स्क्रीन में रखा गया है पर इसका मूवी में कोई भी रोल नहीं था। मुझे सच में काफी हैरानी हुई थी कि इतनी देर इस पे कैमरा फिर टिकाया क्यों गया है, ग्लैमर के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस प्रोफेसर को काफी धाकड़ कैरेक्टर मिला है। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वन ऑफ द मेजर ट्विस्ट का खुलासा इसी के जरिए होता है, पर इसके लिखे सीन्स काफी बढ़िया थे। आखिर में मैं इस फिल्म के 2 सिंबलिज्म मोमेंट की बात करना चाहूंगा, जिसमें से एक मुझे बहुत वीक और एक काफी तगड़ा लगा। एक वो शॉट होता है कि कैरेक्टर पूरे अंधेरे में खड़ा होता है और डोर के ऊपर के डिजाइन की वजह से उसके सर पे शैतान के हॉर्न्स बनते हैं। दूसरा ये कि ये कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के टी शर्ट पे बने जोकर पे गौर देता है। कैमरा को कुछ देर के लिए जोकर पे रखा जाता है और बैकग्राउंड में ये साउंड इफेक्ट बजता है। अब मैं तुम लोगों पे छोड़ देता हूँ कि कौन सा मुझे घटिया लगा कौन सा बढ़िया। और अब आते हैं इंडियन सिनेमा की वो कल्ट क्लासिक थ्रिलर जिसकी तारीफ में लोग गुर्दों को राजमा की तरकारी समझ के खा जाते हैं। मुझे भी नहीं पता कि पिछले सेंटेंस में क्या रूपक बनेगा। कौन? कई बार रिकमेंड होने पे मैंने पिछले साल ही इसे देखी थी लेकिन वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे इसका मेजोरिटी ऑफ रन टाइम काफी अनोइंग लगा था। और फिर जिस स्तर पे ये इंडियंस के बीच नामी है तो मैं एक हेटर की तरह वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर हु केयर्स नाउ। सबसे पहले मैं इस फिल्म की मेजर कमी बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर। पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए इस कैरेक्टर की वजह से खराब हुआ है। इसकी पूरी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अनबिलीवेबल और एनोइंग चल रही थी और फिल्म इसे ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी जैसे ये सच में बहुत कूल चीज हो रही है। जब तुझे पता चलेगा ना सीधा अपने घर भागेगा, मम्मी के पास, मम्मी बाटली दूध दे दो, मम्मी दूध दे दो। इस साले हीरो, तुझे मालूम है तूने किससे पंगा लिया? अरे हवलदार साहब बहुत डरा रहे हैं, मुझे पता चल गया है हवलदार। कंपैरिजन में अगर हम वो तीसरे कैरेक्टर को ले ले तो वो सिचुएशन के हिसाब से काफी सही बिहेव कर रहा था और उसके आने से कह दो मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर भी थोड़ा बिलीवेबल होने लगा था। उनका आपस में बिकर करना और सिगरेट वाला सीन काफी बढ़िया था। यहाँ तक कि उर्मिला मातोंडकर के कैरेक्टर को भी ले लो जो कि पर्सनैलिटी के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल होगी, पर स्टोरी सेटअप, जॉनरा के कन्वेंशंस यानी कि ऐसे फिल्म में हम किस चीज की उम्मीद रखते हैं और यहाँ तक कि लास्ट एक्ट के ट्विस्ट और फन फैक्टर सबको मद्देनजर रख के ये कैरेक्टर देखने में काफी एंगेजिंग थी। पर ऐसा मैं मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर के लिए नहीं कह सकता हूँ। ऑब्वियसली वो एक ये ट्रोप निभा रहा था कि वो डेंजर लगे और हम व्यूवर्स का ध्यान भटके, पर इतने टू द फेस होने की वजह से ये बिल्कुल वर्क नहीं किया। और उल्टा तुमने डिसेंट अमाउंट ऑफ थ्रिलर्स देख रखी है तो हो ही नहीं सकता कि तुमने पहले एक्ट में फिगर आउट ना कर लिया हो कि उर्मिला मातोंडकर ही वो किलर है। इसके अलावा वो वाला सीन जब ये फिगर आउट कर लेता है कि टेलीफोन का केबल बिना कनेक्ट हुए उर्मिला पिछले सीन में बात कर रही होती है, तो जिस तरह से ये बार बार बोल के हम व्यूवर्स को बताता है वो चोर है, यही मेरे सामने खड़ा था, उसने काटा नहीं तो फिर पहले से कटा हुआ था तो फोन किसने की? मैं तहे दिल से चाह रहा था कि प्लीज कोई इस कैरेक्टर को जल्दी से मार दे। इसका पूरा आइडिया ये था कि उर्मिला के कैरेक्टर को और हम व्यूवर्स को एनॉय करना। तो हाँ, राइटर्स अपने इंटेंशन में सफल हुए, पर उसके वजह से फिल्म का जो भी फन एलिमेंट था वो सब एंजॉय करने में मुझे तो भाई काफी रिस्ट्रिक्शंस महसूस हो रही थी क्योंकि इस फिल्म की बाकी चीजें बहुत उच्च कोटि की गई है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर। शुरुआत में हमें उर्मिला के पीओवी से मेंशन के हर एक कमरे में टहलाया जाता है और बाहर लगातार बारिश की आवाज होती रहती है। इतनी कोजी हॉन्टिंग वाइब क्रिएट करी गई थी। ऐसे स्टाइल में अगर पूरी फिल्म शूट कर दे तो मैं आराम से 1.5 घंटा एंगेज रहूंगा। एक वो सीन होता है जहाँ पे अचानक से खाली डाइनिंग रूम में लोगों की भीड़ आ जाती है। ऐसे अनकैनी मोमेंट्स मेरे फेवरेट टाइप ऑफ स्केयर में आते हैं। इससे मुझे सीधा मेरी फेवरेट इंडियन हॉरर डरना मना है याद आई थी। अब देखो बाकी सारी चीजें भाड़ में जाए, सारे कंप्लेंट्स के बावजूद मैं इसे 8 मानता हूँ और उसकी वजह है फिनाले। हर एक डिसीजन को मैं यहाँ सलाम ठोकता हूँ। लगातार बारिश, वो एक दीवार जो पूरी ब्राइट रेड होती है, इससे ज्यादा स्ट्राइकिंग कलर एक मर्डर सीन के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। भीषण लाइट की इंटेंसिटी और यहाँ पे विक्टिम की ओवर एक्टिंग भी सीन को और ज्यादा सेल कर रही थी। रेलिंग पे चलने वाला सीन ले लो और फिर ये आखिरी आइकॉनिक शॉट, इसके बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। इट्स टू गुड। ये सारी फिल्म्स लेट 90s और अर्ली 2000s की थी तो मैं कुछ मॉडर्न में देखना चाहता था और मेरे कुछ सब्स ने कभी कहा था कि एक थी डायन डिसेंट हॉरर है, जो मैं 404 में कमी बता रहा था कि सेटअप को भी इंटरेस्टिंग करो। एक थी डायन ने वो बढ़िया तरीके से करा है। इमरान हाशमी का कैरेक्टर एक मैजिशियन होता है और पहला सीन हमें उसी के मैजिक शो से इंट्रोड्यूस करते हैं। अपने आप एक इजी टू हुक एंगेजिंग सीन हो गया। इस फिल्म के 2 मेन आइडियाज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। लिफ्ट में जाके 666 प्रेस करो तो डायन के आयाम में पहुंच जाते हैं, और दूसरा कि मेन कैरेक्टर को लगता है कि उसकी स्टेप मदर उसी डायमेंशन से आई डायन है, पर फिल्म हमें एक्टिवली सस्पेंस में रखती है कि डायन रियल में है कि नहीं। फिर डायन सच में निकल जाती है और हमें साफ साफ दिखा भी दिया जाता है, जो कि मुझे काफी बेसिक सा लगा, पर ठीक है क्योंकि वो सीन दिखने में काफी कूल सा था और डायन की वो एबिलिटी की न जाने कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसी में साउंड प्रोड्यूस करती है, बेहतरीन।
वियर्ड बात ये थी कि ये सारी चीजें फर्स्ट हाफ में हो जाती है और मैं अब ये सोच रहा था कि अब भला फिल्म में क्या बचा, लेकिन स्टोरी में फिर ये होने लगता है कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि डायन एग्जिस्ट करती है और फिल्म फिर एक नई कैरेक्टर को लाके दोबारा वही सस्पेंस क्रिएट करती है। इस कारण सेकंड हाफ इतना बोरिंग लगा था मुझे देखो पहले से पता था कि ये फिल्म कहां जा रही है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हमें आउट ऑफ नोवेयर डायन की बात करते करते एक लाइन पिशाच पे भी दे देते हैं कि डायन रात की रानी होती है और पिशाच दिन का राजा होता है। ऑब्वियसली इमरान हाशमी का कैरेक्टर पिशाच है, इसलिए ही उसे मैजिशियन भी बनाया गया है। पर फिर मूवी ने क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट रख दिया कि इमरान हाशमी जिस पे शक कर रहा था वो नहीं बल्कि उसकी बीवी ही डायन थी, जो कि सच में मेरे लिए भी काफी खतरनाक ट्विस्ट था, क्योंकि भाई कुछ भी हिंट्स कभी दिखाई नहीं गए थे। उल्टा इसके अगेंस्ट में मेरे पास कुछ कहने को है। फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले इसकी बीवी रेलिंग से गिर के घायल हो जाती है और हॉस्पिटल में वो बताती है कि उसे किसी ने धक्का दिया था। पर भाई अगर तुम डायन हो तो तुम्हें ऐसा नाटक क्यों ही करना है जिसमें तुम खुद घायल हो रही हो, सिर्फ इसलिए कि शक तुमसे दूर हो जाए। पर तुम पे कभी किसी का शक था ही नहीं। उल्टा जिस दूसरी कैरेक्टर पे इमरान हाशमी को शक था, ये बंदी एक्टिवली उसे भी नॉर्मल ह्यूमन प्रूव करने में लगी थी। अब इस समय में ऐसा हो गया था कि ठीक है भाई, जो करना है वो करे, आई एम इन फॉर द राइड। वो फाइनल कल्ट वाला सीन जहां सारे डायन पिशाचों की समिति खड़ी होती है, क्या खूबसूरत से किया गया है। वो पूरे डायन के आयाम की सेटिंग और लाइटिंग को ले लो, फिल्म की कहानी चाहे जहां गई हो, पर मेरी आंखों को सुकून जरूर मिला। फिर आखिर में इमरान हाशमी के अंदर का पिशाच जाग उठता है और लेट्स गो मल्ल युद्ध। इधर वियर्ड चीज मुझे ये लगी कि मेन डायन दोबारा खुद से सबको अपनी कमजोरी बताती है कि सारी शक्ति उसकी चोटी में है। एक डायन की शक्ति उसकी चोटी में बंद होती है, जो कि फर्स्ट हाफ में हमें फिल्म ने बता दिया था। हम व्यूवर्स को दोबारा याद दिलाना वो तो चलो बकवास है ही, लेकिन इस डायन का क्या, ये क्यों मरने को इतनी उत्सुक है। और फिर भाई कुछ देर पहले ही एक दूसरी डायन को चोटी काट के ही मारा गया था, तो 5 मिनट बाद दोबारा वही इन्फॉर्मेशन क्यों दी जा रही है। इतना तो पंचतंत्र की कथा में मॉरल ज्ञान नहीं दिया जाता था। अगली फिल्म इस लिस्ट में थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स की है, पर मैं इसका यहाँ पे हॉरर फैंस के लिए जिक्र करना चाहता हूँ, ब्रह्मयुगम। मैं पहले भी इस फिल्म की एक वीडियो में जरा सी बात कर चुका हूँ, यहाँ पे फिर से जरा सी बात करना चाहता हूँ कि इसमें फोकलोर मॉन्स्टर को जिस डार्क हॉरर फैंटेसी मूड में किया गया है वो मैंने अभी तक की इंडियन सिनेमा में नहीं देखा है, और मैं चाहता कि इस स्टाइल में और फिल्म्स बने। एक्चुअली ये फिल्म भी मुझे इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी थी, पर मुझे इसमें काफी पोटेंशियल दिखा था। और इस वीडियो की आखिरी फिल्म जिसे मैं काफी समय से देखना चाहता था, राम गोपाल वर्मा की रात। एज अ पेसिंग और इंगेजिंग फैक्टर में ये फिल्म किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। ये अपने कैरेक्टर्स की दिनचर्या और रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए बहुत ही आराम से टाइम लेती है, जो कि मैं एज अ क्रिटिक नहीं कह रहा हूँ, एज अ टेस्ट डिफरेंस कह रहा हूँ। मुझे हर मंडेन सीन्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग मांगता है, पर एज एन आर्ट फॉर्म मैं इसकी काफी इज्जत करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें वही मेरा फेवरेट टाइप वाला स्केयर मौजूद है। इस फिल्म में पूरा भरा सिनेमा हॉल एक झटके में खाली हो जाता है और फिर ये लड़की पूरे खाली कॉम्प्लेक्स में अकेले दौड़ लगाती है। ये एक टिपिकल स्लो बर्न हॉन्टेड हॉरर हाउस पोजीशन स्टोरी है, पर वियर्डली हमारे इंडिया में ऐसी फिल्म्स है ही नहीं जो सिंसियरली और इस लेवल पे आर्टिस्टिकली इसे पुल ऑफ करे। इसलिए मैं इस फिल्म की ऐठन खुद इसी के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। तो आगे मैं मेरे फेवरेट शॉट्स का कंपाइलेशन दिखा के छोड़ दे रहा हूँ। मिनी आखिर में मैं अपना फेवरेट सीन दिखा के इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। हल्का सा सेटअप। हमारी मेन कैरेक्टर पोजेस्ड हो चुकी है और उसने किसी को मार डाला। अब उससे पूछताछ की जाती है जिसमें वो बिल्कुल कैजुअली एक्सेप्ट कर लेती है। आगे का सीन तुम लोग खुद देखो। किसने मारा मिनी? बताओ। इस शॉट की खूबसूरती यह है कि इसमें कुछ भी हॉरर नहीं हुआ है, कोई आंखों के प्यूपल्स नहीं बदले, केवल इंसानी चेहरे का क्लोजअप है। बस अनकैनीनेस वहां से प्रोड्यूस हो रही है कि जो ये सीन डिमांड कर रहा है और जो एक्सप्रेशंस बन रहे वो कहीं से भी मेल नहीं खा रहे और हमारा दिमाग इसे तुरंत पकड़ ले रहा है। जाते जाते मैं बस ये कहना चाहता कि मेरी वीडियो से एक क्रिटिकिंग लेंस लेना कम्प्लीटली फाइन है, पर अगर जैसे मुझे फिल्म का कोई एस्पेक्ट नहीं पसंद आया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ भी वही हो। मैं तो उल्टा चाहूंगा कि तुम सब भी ये फिल्म देख के या फिर देख रखी है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कशन बढ़ाओ। इसी कारण फिल्म एज अ जॉनरा, आर्ट फॉर्म और स्टोरी टेलिंग में हम नए आइडियाज और उन्हें एग्जीक्यूट करने के यूनिक तरीके सोच सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए